जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम बीपीएससी में। दोस्तों आज हम आपके साथ लेकर आए हैं फुल लेंथ टेस्ट जो खान सर केजीएस का है और इसका 18वां टेस्ट हम लाए हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला जो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एएसआई प्रमुख जॉन मार्शल ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की औपचारिक घोषणा प्रकाशित की। दूसरा ऑप्शन है, आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो में उनके कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व के जनक की उपाधि दी गई है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों जो इसका ये जो एएसआई जॉन मार्शल है, ये हड़प्पा सभ्यता की औपचारिक घोषणा की जो प्रकाशित किए थे, ये 1921 नहीं 1924 में किए थे। और आर.डी. बनर्जी नहीं, ये हमारे कनिंघम जो हैं वो भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की किस मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है जो रावी यानी कि जो पहले प्राचीन भारत में परुष्णी नदी के जल विभाजन को लेकर हुआ था। हमारा ऑप्शन है प्रथम मंडल, चौथा मंडल, सातवां मंडल, 10वां मंडल। दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवां मंडल को लेकर हुआ था। अशोक का द्विभाषिक ग्रीक अरमाइकी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है लगमान, पुल ए दारुंता, सर ए कुना या बगराम। हमारा इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर ए कुना से जो अशोक का द्विभाषिक ग्रीक अरमाइकी शिलालेख है प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? हमारा आंसर है उत्तराध्ययन सूत्र, भगवती सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, परिष्टि परवार सूत्र। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिशिष्ट परवड़ सूत्र। मौर्य काल में राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन नंबर एक, रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख प्रारंभिक भारत का शुद्ध संस्कृत में लिखा गया सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर दो है, कुषाण राजाओं का पूरे साम्राज्य पर प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? दोस्तों यहाँ हमें पहचानना है कौन से, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, अक्सर लोग सही मान लेते हैं, यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। तो हमारा इसका ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाला आंसर जो है गलत है। मतलब पूरे साम्राज्य पर इनका नहीं, कुछ ही भागों पे था। तो कुषाण राजाओं का इसमें गलत पूछा गया, तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा कि केवल दो गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा दिग्विजय अभियान के दौरान उत्तरी राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की नीति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? धर्म विजय, राजप्रस्फोटरण या आर्यवर्त संग्रह या सामंतकरण। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजप्रस्फोटरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शास्त्रीय रागों में प्रयुक्त संगीत स्वरों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है? हमारा ऑप्शन है कुडमियामलाई शिलालेख, हल्मीदी शिलालेख, नासिक शिलालेख, कंधार शिलालेख। हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा कुडमियामलाई शिलालेख। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची को सम्मिलित करना है। एट्टुगोथाई 18 लघु शिलालेख कृतियाँ, पट्टुपुट्टु 18 प्रमुख कृतियाँ या पथनेनकिल कनक्कू 8 संग्रह, मेल कनक्कू 10 ग्राम गीतम। दोस्तों इसका अगर हम आंसर मैचिंग कराएंगे तो एट्टुगोथाई जो है इसमें जो है 8 संग्रह लिखे हुए हैं, और पट्टू का अगर बात करें तो इसमें 10 ग्राम गीत का उल्लेख मिलता है। और जो पथिनेन किलक्कू है, इसमें जो है 18 लघु कृतियों का अध्ययन मिलता है, और मेल कनक्कू का है 18 लघु कृतियाँ। और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। संगम युग की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेरों ने सिंचित कावेरी बेसिन पर शासन किया और वज्जी को अपनी राजधानी बनाया। हमारा ऑप्शन नंबर दो है, पांड्यों ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाकर पशुचारण और तटीय क्षेत्रों पर शासन किया। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है,
चोलों ने उरैयूर को अपनी राजधानी बनाकर पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्रों पर शासन किया। दोस्तों बात करें हम अगर इसके आंसर की, तो हमारा आंसर केवल 2 सही है। ये दोनों जो स्टेटमेंट है हमारी गलत हो जाएंगी, और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं, इंग्लिश वाला नहीं हिंदी वाला देखेंगे दोस्तों। इसमें इंग्लिश वाला भी इंक्लूड है, जिसको देखना होगा देख लेगा पॉज करके। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे भू राजस्व निर्धारण के आधार के रूप में भूमि मापन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? बहलोल है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसका जो भूमि मापन की शुरुआत करने का श्रेय केवल अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक दोनों शासकों को दिया जाता है, और इस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है, किसके शासनकाल में पूरी हुई थी? हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी के समय यह जो है कृति पूरी हुई थी। कौन सा भक्ति मार्ग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल देता था और शूद्रों और दलितों सहित सभी के लिए सुलभ माना जाता था? ज्ञान योग, कर्मयोग, प्रपत्ति मार्ग या राजयोग? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत से लोग कर्म योग पे मारेंगे, लेकिन इसका आंसर प्रपत्ति मार्ग हो जाएगा। अपनी जटिल वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश के द्वारा निर्मित किया गया था? पूर्वी गंगवंश राजवंश, चंदेल शासक, पाल शासक, गुप्त शासक? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंदेल शासक। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने महिलाओं को राजकीय सेवा में नियुक्त किया था? चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मैसूर ओडेयार या मराठा साम्राज्य? हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य ने जो है महिलाओं को राजकीय सेवाओं में नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक चोलों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था? मंगरोल, पुहार, कोरकई और सोपारा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पुहार है वह महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था चोलों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं इकोसिस्टम सर्विसेज मानी जाती हैं? स्टेटमेंट है, क्षरण और बाढ़ नियंत्रण, ज्ञान का निर्माण और विचारों का प्रसार, मृदा का निर्माण या जल शुद्धिकरण? हमारा इसका ऑप्शन है 1 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसको देखें तो बहुत लोग सोचेंगे ज्ञान का निर्माण और विचारों का प्रसार कैसे होगा, लेकिन इसका ज्ञान का निर्माण और विचारों का प्रसार होता है। निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के स्रोत हैं? औद्योगिक प्रक्रियाओं के अवांछित उप उत्पाद, कृषि रसायनों का अनुचित उपयोग या निपटान, या उच्च तापमान और दहन प्रक्रियाएं? हमारा ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों जो हैं कार्बनिक प्रदूषकों के स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव नाइट्रोजन चक्र में शामिल है? राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास और एजेटोबैक्टर? और इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 और 4, क्योंकि ये सारे के सारे नाइट्रोजन चक्र में जो है शामिल होते हैं दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्रों के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है? महासागर, झीलें, घास के मैदान, मैंग्रोव, महासागर, घास के मैदान और झीलें, मैंग्रोव, घास के मैदान, झीलें, महासागर, मैंग्रोव, झीलें, घास के मैदान? दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, घास के मैदान, झीलें, महासागर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, आते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी जीव के भौतिक आवास और पारिस्थितिक समुदाय के भीतर उसकी कार्यात्मक भूमिका दोनों को संदर्भित करता है? इकोटोन, पारिस्थितिक निकेत, आवास या होम रेंज? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक निकेत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष भर वर्षा होती है, जिसमें जून, जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा होती है। इस जलवायु में गर्म आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी शुष्क सर्दियां होती हैं।
यह जलवायु प्रकार गीले या दलदली चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। हमारा ऑप्शन है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत, शीत शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत, शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। दोस्तों बहुत से लोग इसका ऑप्शन जो है डी मारेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन जो है डी नहीं होगा, आंसर नंबर ए होगा, उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है? दोस्तों इसको ध्यान में दिया करिए, सत्य और असत्य है या नहीं है। हमारा इसका ऑप्शन है ए नदी प्रवाह, बी भूस्खलन, ज्वार भाटा या लहर प्रवाह। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वार भाटा। इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता है यह। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बताता है कि पृथ्वी की सतह के निकट की वायु भारी क्यों होती है? हमारा ऑप्शन है निचले वायुमंडल में उच्च वायु दाब, ऊपरी वायुमंडल में जेट वायु परिसंचरण, वायु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, यह समुद्री धाराओं से प्रभावित होता है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के जल निकासी स्वरूप को निर्धारित करता है? वायु दिशा, भूवैज्ञानिक कालावधि, चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की संरचना। हमारे ऑप्शन है एक और दो, दो तीन और चार, केवल तीन और चार, एक दो तीन और चार। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो तीन और चार। दोस्तों जो जल निकासी का स्वरूप है उसमें वायु की दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अपसौर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। यह वह स्थिति है जिस पर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जुलाई के शुरुआती महीने में पृथ्वी अपसौर पर होती है जो सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। यह भी सही है दोस्तों। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण पृथ्वी के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आती है। इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, अभी देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच बदलती ऋतुओं का कारण नहीं बनती। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है, और यहाँ पूछा कौन सा कथन सही नहीं, ये सही नहीं है। इस प्रकार हम ऑप्शन सी मारेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। बारीक दाने वाली होने पर ये उपजाऊ होती है और मोटे दाने होने पर इनकी उर्वरता कम होती है। हमारा ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी या पीट मृदा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री उभार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समुद्री उभार का मतलब मैरीन अपवेलिंग। हमारा ऑप्शन है चक्रवाती गतिविधि के कारण तट से टकराने वाली तूफान लहरें, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि और समुद्र की सतह की ओर ठंडे पानी का उठना, या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र की आवधिक उत्थान और पतन। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपवेलिंग जो है समुद्र की सतह की ओर गहरे ठंडे पानी का उठना को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भौतिक अपक्षय होने वाली एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह समझाता है? इसको दोस्तों लिख लीजिएगा आप लोग, एक्सफोलिएशन। तो हमारा इसका ऑप्शन है जल के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण चट्टानों की परतों का छिलना, तापमान में परिवर्तन के कारण विस्तार और संकुचन, जड़ों और जीवों की जैविक गतिविधियों के कारण चट्टानों का टूटना, और चट्टान की सतहों पर तलछट का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी परत हट जाती है। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान में परिवर्तन के कारण विस्तार और संकुचन। दोस्तों चलिए इसी के साथ हम आगे अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 29 का है स्टैलेग्माइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गुफा के तल के ऊपर की ओर उठता है और आमतौर पर स्टैलेक्टाइट से टपकते पानी के कारण बनता है। और इसका अगला स्टेटमेंट है ये आमतौर पर
ऊपर की ओर चौड़े होते हैं और नीचे की ओर पतले हो जाते हैं, जिससे डिस्क जैसी स्तंभ जैसी आकृतियां बनती हैं। दोस्तों ये कथन गलत है। ये जो अधर में है ये चौड़ा होता है और फिर ऊपर जैसे जैसे जाता है और फिर ये पतला होता जाता है, जिसे हम कहते हैं जैसे पानी टपकता है और ये जमता जाता है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा भाषाई समूह है? ऑस्ट्रो एशियाई, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या इंडो यूरोपियन? दोस्तों चीनी तिब्बती। जो इसका हमारे यहाँ बोलने वाले जो हैं यह 0.85% है, 0.85% है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेमी क्लस्टर बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन बस्तियों में प्रभावशाली समुदाय आमतौर पर गांव की सीमा पर रहते हैं, जबकि हाशिए पर रहने वाले समूह केंद्र में रहते हैं। ये बस्तियां आमतौर पर गुजरात और राजस्थान में देखी जाती हैं, जो सघन गांवों के विघटन के कारण बनती हैं। दोस्तों इसका आंसर हमारा अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो सही है। ये बस्तियां आमतौर पर गुजरात और राजस्थान में देखी जाती हैं, जो सघन गांवों के विघटन के कारण बनती है। दोस्तों इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, जबकि हाशिए पर रहने वाले समूह केंद्र में रहते हैं, ये समूह जो है केंद्र में नहीं रहते हैं दोस्तों, ये बाहरी इलाकों में रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है। इसके बीजों को भूनकर पीसकर पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। भारत विश्व में उत्पादन का केवल 4.3% ही पैदा करता है और भारत जो है विश्व में छठे स्थान पर है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बागवानी फसल का उल्लेख किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर एक है कोको, कॉफ़ी, चाय या कोला नट? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। दोस्तों ये भारत जो है छठे स्थान में और 4.3% ही इसका उपयोग किया जाता है, ये सही बात है। सड़क परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा ऑप्शन है 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.62 लाख किलोमीटर लंबा है। सड़क अवसंरचना विकसित करने का पहला गंभीर प्रयास 1975 में किया गया था, जब नागपुर योजना तैयार की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा से सही है? दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जबकि ये दूसरा गलत है, क्योंकि यह जो है 1943 में किया गया था, नागपुर योजना तैयार जो की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश की कुल सड़क लंबाई में जिला सड़कों का योगदान 45% है और भारत में कुल सड़क लंबाई में ग्रामीण सड़कों का योगदान 50% है। दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देश में कुल सड़क लंबाई में जिला सड़कों का जो योगदान है वो लगभग 30% है और भारत में कुल सड़क लंबाई में ग्रामीण सड़कों का योगदान लगभग 70 से 71% है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। इसमें बहुत पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है, जो मजबूत और लचीली होती है। उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन निचले हजारीबाग पठार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में लगभग 150 किमी लंबी और 22 किमी चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी तांबा, सी बॉक्साइट या एस बेट्स? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्तों अभ्रक है ये उसकी विशेषता को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। वे बंगाल के एक ब्रह्म समाज के सुधारक थे। उन्होंने 1870 के दशक में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की और श्रमिकों को शिक्षित करने के मुख्य उद्देश्य से भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। हमारे जो ऑप्शन है जोगेश चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और बेनोय बसु है, शशिपाद बनर्जी हैं या चित्तरंजन दास? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शशिपाद बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने थानों की एक प्रणाली स्थापित की जिसमें से प्रत्येक का प्रमुख एक दरोगा और एक पुलिस अधीक्षक होता है, जो प्रत्येक जिले का मुखिया होता है? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स और एमहर्स्ट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में छात्रों ने विवादास्पद कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया? संयुक्त प्रांत में, असम में, बॉम्बे में या मद्रास में? हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम में जो है कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और यह छात्रों के द्वारा ही किया गया था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पहली अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज कराई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन या ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, लेकिन जो है हमारे जो महात्मा गांधी सबसे बड़ी जो सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कराए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दोस्तों बिल्कुल ये हमारा दोनों कथन सही है और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों बात करें अगर 3 बार की, तो इन्होंने बिल्कुल 3 बार किया था। एक पहली बार 1886 में किया जब कांग्रेस का गठन हुआ था, और 1893 में, और एक बार 1906 के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था? सती प्रथा का उन्मूलन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रवर्तन, भारत और लंदन में एक साथ आईएएस परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने वाला हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत उदारवादियों ने यह जो काम था बहुत प्रमुख रूप से किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उग्रवादियों की विशिष्ट पद्धति नहीं थी? दोस्तों विशिष्ट पद्धति नहीं थी। ब्रिटिश सरकार से सुधारों के लिए याचिका दायर करना, अंग्रेजों के साथ असहयोग की वकालत करना, राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए पारंपरिक भारतीय त्योहारों को पुनर्जीवित करना, ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध आत्मनिर्भरता यानी कि आत्मशक्ति पर जोर देना। दोस्तों जो पद्धति उग्रवादियों की नहीं थी वो ऑप्शन नंबर ए था, ब्रिटिश सरकार से सुधारों के लिए याचिका दायर करना। दोस्तों यह पद्धति जो थी उदारवादियों की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपसी स्टेटमेंट है, सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन, कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। हमारे ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1 या 2 1 3। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि जो कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था यह 1904 में हुआ था, और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906 में हुआ था, और यह भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा जो थी 1911 में की थी, और डेट थी एग्जैक्ट इसकी 12 दिसंबर। निम्नलिखित में से वेलवी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूरता, भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सुधार या धन की निकासी का मुद्दा। तो उसको हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, धन की निकासी का मुद्दा था। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति मजदूर किसान पार्टी से जुड़े हुए थे? सोहन सिंह जोश, एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद या पीसी जोशी। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 और 4, ये सारे के सारे लोग थे किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक मामले ने विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए आर्टिकल 21 का विस्तार किया और यह माना कि प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है ए के गोपालन मामला, मेनका गांधी मामला, गोपालनाथ मामला या केशवानंद भारती मामला। हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेनका गांधी मामला, जिसमें इनका दोस्तों इसकी स्टोरी ऐसी है कि इसमें इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, तो इसी के वजह से इसका केस हुआ था। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 31 को
समाप्त कर दिया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 24वां। हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको पता भी होगा, इसका 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मौलिक कर्तव्यों का महत्व दर्शाते हैं? नागरिकों के लिए एक स्मरण, न्यायालय में लागू करने योग्य, चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। हमारे ऑप्शन है 1 और 4, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, नागरिकों के लिए एक स्मरण, ये भी मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, ये भी कानून द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, ये जिसे राज्य के द्वारा बनाया जा सकता है, न्यायालय में लागू करने योग्य ये नहीं होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया था। तो दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 18वां नहीं है, 8वां है, और ये बिल्कुल सही है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसका मतलब इसका राजधानी का नाम भी परिवर्तन किया गया, जिसको एनसीआर कहते हैं, विशेष दर्जा प्रदान किया गया। और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। दोस्तों, ये दोनों बात सही है, और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं? हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 110, इसमें तो धन विधेयक, वित्त विधेयक है 112, जिसमें जीएसटी उष्टी का प्रावधान है 115, और अनुच्छेद 117। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों की व्यवगत स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यवगत हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक व्यवगत हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक व्यवगत हो जाता है, और इसका आंसर बताना है कौन सा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। दोस्तों, ये दोनों हमारे जो ऑप्शन है 2 और 3 गलत हैं, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक व्यवगत नहीं होता है, और दोस्तों ये भी नहीं व्यवगत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी राय के लिए संदर्भित कर सकते हैं? सार्वजनिक महत्व का कोई भी विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न, या किसी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न कोई भी विवाद, या अंतर्राज्यीय जल विवाद। दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है, यह आर्टिकल 262 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही देखा जाता है। तो चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी शामिल होता है? राज्यपाल और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय, केवल संबंधित राज्य का राज्यपाल। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल और उच्च न्यायालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है? नगर पालिका, संसद,
राज्य विधानमंडल या राज्य चुनाव आयोग। दोस्तों बहुत लोग इसमें राज्य चुनाव आयोग मारेंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, दोस्तों ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SIR का उद्देश्य घर घर जाकर सत्यापन, नए मतदाताओं को शामिल करना और डुप्लीकेट या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना है। यह संशोधन 2003 की मतदाता सूची पर आधारित है। दोस्तों ये दोनों को जो कथन है, हमारे दोनों कथन सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल और लोकायुक्तों की स्थापना की सिफारिश की थी। स्टेटमेंट 2 है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे। बिल्कुल दोस्तों, हमारा दूसरा जो कथन है सही है और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो पहला है दोस्तों, ये पहला प्रशासनिक सुधार हुआ था जो कि 1966 में लगभग आया था। दोस्तों इसको देख लीजिएगा, 1966 ही होगा वैसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जांच के बाद लगाए गए दंड के विरुद्ध लोक सेवकों के प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त करता है। दोस्तों बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा इसका आंसर जो होगा 42वां संविधान संशोधन होगा। दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत जल्दी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों ये मतलब टेस्ट सीरीज है और दोस्तों इसमें एक बार आप कर भी चुके हैं, अगर ये बस रिवीजन के लिए है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 243 ए, ई, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 है। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के जो है पंचायतों का, यह उनके जैसे चुनाव से संबंधित है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक, दोस्तों ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा या कहीं याद कर लीजिएगा। और इसका हमारा आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू। जब मैं भी इसको सॉल्व किया था, मैं कम से कम 2 बार गलत किया, एक बार जान लगाया और एक बार हॉब्स लगाया था, जबकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोंटेस्क्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमारा ऑप्शन है, न्यायालय में मुकदमों के खर्चों का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। वह मुद्रा जिसे कानूनी रूप से किसी भी समय सोने के बदले में बदला जा सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। निजी व्यक्तियों द्वारा जारी लेकिन केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित, ये भी नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी, वह मुद्रा जिसे लेनदार अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक 15वें वित्त आयोग के फार्मूले के उपयोग किए गए हैं? जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, आय दूरी या राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, राज्य द्वारा किए गए वित्तीय प्रयास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे जो है वित्त आयोग के फार्मूले के रूप में उपयोग किए गए हैं 15वें वित्त आयोग। और जो कि 16वां वित्त आयोग आप लोग जानते होंगे, अरविंद पनगड़िया जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक को प्रभावित कर सकते हैं? लोगों द्वारा अनौपचारिक बचत, बैंकिंग गतिविधियां, नगद आरक्षित अनुपात। हमारे ऑप्शन है केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय नहीं था, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे भंग कर दिया गया था। दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, ऑप्शन से ही थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी, 13वीं पंचवर्षीय योजना हुई ही नहीं है। और इस प्रकार अगर 3 को हम अगर इलिमिनेट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए यह योजना 2014 में
शुरू की गई थी? केंद्रीय बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की जो योजना है, ये 2014 में नहीं बल्कि 1998 में की गई थी, और इस प्रकार ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली किस वर्ष लागू की थी? हमारा इसका आंसर होगा 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? एनके सिंह, केवी कामत पैनल, केलकर समिति या तारूपोर समिति? तो दोस्तों, समिति पूजा खाता परिवर्तनीयता से जो संबंधित है वो तारोपार समिति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना? दोस्तों, ये हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना में WTO का सदस्य भारत बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय स्तरों की तुलना करके गरीबी के मापन को संदर्भित करता है? संचयी गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष गरीबी। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर 2001 में 27.81% था, बढ़कर 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत होगा? दोस्तों, एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, 2001 की जनगणना में जो शहरी था हमारा स्तर, भारत में शहरीकरण का स्तर 27.81% था, और 2011 में यह बढ़कर 31.16 हो गया था, क्योंकि यह 31.6% दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के लिए मौजूदा आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर किस वर्ष को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया गया है? ये सबको पता होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2022-23। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से FDI गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FDI को तब नियंत्रणकारी हित स्थापित करने वाला माना जाता है जब इसमें किसी विदेशी कंपनी में न्यूनतम 10% स्वामित्व हिस्सेदारी शामिल हो। सिंगापुर भारत में FDI प्रवाह का शीर्ष स्रोत था। कर्नाटक को भारतीय राज्यों में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है दोस्तों, और इसमें देखिए बताना क्या है, कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला कथन जो है सही है, और यह भी सिंगापुर जो है भारत का सबसे ज़्यादा FDI प्रवाह वाला शीर्ष स्रोत था, और ये हमारा तीसरा कथन जो है गलत है। कर्नाटक नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र होगा, भारतीय राज्यों में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 बात। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, ए, भारत में कृषि मानसून पर निर्भर नहीं रह गई है, भारत में हाल ही में शुष्क कृषि का विस्तार हुआ है। हमारे ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में कृषि मानसून पर निर्भर नहीं रह गई है दोस्तों। इतना ज़्यादा नहरों से सिंचाई और ट्यूबवेल से देख रहे होंगे, हैंडपम्प जो लग रहे हैं, अब तो सोलर पैनल की व्यवस्था हो गई है, और भारत में हाल में शुष्क कृषि का भी विस्तार हो रहा है। जैसे शुष्क कृषि का मतलब बाजरा वजरा की खेती होती के बारे में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFER इंडियन स्टेट फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट द्वारा 1987 के द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है। नवीनतम ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर के साथ वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। दोस्तों, ये दोनों कथन हमारे सही हैं। जो छत्तीसगढ़ है इस बार 684 वर्ग किलोमीटर के साथ वन वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाफर वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाफर वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? प्रगतिशील कराधान और आय का पुनर्वितरण, प्रभावी कर दरें और निजी निवेश स्तर, सीमांत कर दरें और पूंजी निर्माण, या फिर कर की दर और सरकारी राजस्व। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर की दर और सरकारी राजस्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आप सबको भी पता होगा, कुवैत।
जो आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है, सर्वोच्च सम्मान जो है कुवैत का है। सीमा व्यापार को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए व्यापार भारत और चीन के बीच समझौता ज्ञापन में किस पर्वतीय दर्रे की पहचान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान तमिलनाडु के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में देश की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू करेगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में फिशिंग कैट को संवेदनशील, जिसको हम वुल्नरेबल श्रेणी में रखती है। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन जो दो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आगे कर जाएंगे। इसमें देखिए जो तमिलनाडु है ना, ये कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों। तो इस प्रकार ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया है? दोस्तों यह जो काम्या कार्तिकेयन है, ये बन गए हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली किस जल डमरू मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे का झरना है? हमारा अगला ऑप्शन है बेरिंग जल डमरू मध्य, डेनमार्क जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य या डेविस जल डमरू मध्य। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क जल डमरू मध्य। हमारा अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है एम्स नई दिल्ली ने प्राप्त किया है। हाल ही में भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस भारतीय राज्य में उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित कोम्बुचा क्या है? पुष्पीय पौधा है, किण्वित चाय है, आक्रामक खरपतवार है या पारंपरिक औषधि है? दोस्तों जो कोम्बुचा है वह एक किण्वित चाय माना जाता है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मानव रहित हेलीकॉप्टर है जो परिवर्तनशील पिच तकनीक का उपयोग करता है और हवाई रसद के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका निर्माण निजी ड्रोन निर्माता एंड्यो एयर द्वारा किया गया था। या हमारा अगला जो स्टेटमेंट है, यह 200 किलोग्राम तक बाहर ले जा सकता है। दोस्तों हमारा इसका आंसर अगर देखेंगे तो ये वाला जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो ये दोनों हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करेंगे 200 किलोग्राम नहीं, बस 20 किलोग्राम, क्योंकि दोस्तों मानव रहित विमान है, यह एक ड्रोन है और इसमें जो 20 जो है लॉजिस्टिक ड्रोन ले जा सकता है। परियोजना विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की जानकारी को एकत्रित करता है। दोस्तों अगर इसका हम सही गलत की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, स्टेटमेंट नंबर 2 है जो सही है। ये वाला जो है गलत है दोस्तों। आईआईटी बॉम्बे नहीं, ये आईआईटी जो है मद्रास द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है जिसको हम फॉल्स फल कहते हैं? सेब, स्ट्रॉबेरी, आम। तो दोस्तों जो असत्य फल है इसकी अगर आप बात करें तो इसमें एक सूची बना लीजिएगा आप लोग। इसमें सेब आता है, स्ट्रॉबेरी आता है और एक आता है आपका नाशपाती आता है और एक काजू आता है और एक अनानास आता है और एक अंजीर भी आता है दोस्तों। तो इसमें आपका हमारा इस हिसाब जितना ऑप्शन दिया है और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई द्वारा 2024 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो दोस्तों आरबीआई द्वारा 2024 में घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंक के रूप में 3 बैंकों को नामित किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक,
और HDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक SBI। तो हमारा इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट यानी कि लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक समूह में फास्ट मूवर की श्रेणी में कौन सा राज्य आता है? दोस्तों इसमें आंख बंद करके मार दीजिएगा, इसमें हमारा बिहार आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित AI मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। हाल ही में चीन द्वारा IORA का सदस्य देश रहा है और वर्तमान में इस एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहा है। दोस्तों अगर बात करें कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों चीन इसका सदस्य है ही नहीं और इस बार इसकी जो अध्यक्षता है IORA की अध्यक्षता जो है श्रीलंका कर रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अरोमा मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में सुगंध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुगंधित फसलों और आवश्यक तेल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किया जाता है। दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही है बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं दोस्तों, यह जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इसका कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। भारत का पहला जैन बीटा शिशु फ्रैंकी रेमरू आतड़िका जार्डेन किस राज्य में जन्मा था? दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। अमूल्य और अक्षय किस प्रकार के जहाज हैं जिन्हें हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया? पनडुब्बियां हैं, इंटरसेप्टर नौकाएं हैं, तेज गश्ती पोत हैं या मिसाइल कार्वेट है? दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज गश्ती पोत है। बाघ अभयारण्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा भारत में कुल 58 बाघ अभयारण्य है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में भारत का 58वां राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। दोस्तों अगर बात करें हमारे आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और ये सारे के सारे जो हैं सही है। जो नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य है यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे असंगठित श्रमिकों का व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अपनी भाषणी परियोजना का उपयोग पोर्टल को 22 भाषाओं में अपग्रेड करने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। दोस्तों ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है, यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई हमला अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो यह इजराइल द्वारा किया गया है और ईरान पर जो आपको हाल ही में मुद्दा चल रहा था जो कि इजराइल परमाणु बम बना रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और अफ्रीकी देशों के बीच एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसे तंजानिया के दार ए सलाम में शुरू किया गया है। बिल्कुल दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। जो तंजानिया के दार ए सलाम में शुरू किया है, इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, अंतर संचालन और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया को बढ़ाकर भारत अफ्रीका संबंध को बढ़ाना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए NHA की कैशलेस उपचार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन 2 क्षेत्रों को चुना गया है? दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ और असम को दोस्तों चुना गया है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
निकान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 121 यूनिकॉर्न है, जो इसे दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है। यह शब्द एक उद्यम पूंजीपति और एक बीज निवेशक एलिन ली द्वारा गढ़ा गया था। दोस्तों ये दोनों हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन है सही है, और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025। दोस्तों बहुत से लोगों को अभी 2024 का ही याद होगा, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत की रैंक है वो 131 है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो सबको बच्चे को पता है दोस्तों, 10th में ही रटे होंगे आप लोग, एम्पियर है। पारसेक का मान क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। इसको दोस्तों रट लीजिएगा या कहीं लिख के बार बार याद कर लीजिए। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव दांत के कारण बनते हैं। दोस्तों दांत का जो कारण बनता है वह कवक होता है, कवक के कारण जो दांत होती है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों सही है। टी लिम्फोसाइट रक्त प्रवाह में एंटीबॉडी प्रस्रावित करके रोग जंतु को समाप्त करें। दोस्तों ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं यह एंटीबॉडी स्रावित नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहते हैं। सेरे मतलब इसको लिख दिया गया है, इसको शेयर कहते हैं दोस्तों, SERE। पारिस्थितिक अनुक्रम, चरमोत्कर्ष समुदाय या सेरल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेयर, इसको हम शेयर ही कहते हैं। जो इसमें मतलब अनुक्रमण होता है, इसमें उत्क्रमण होता है, उसको ही कहा जाता है। जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीनोम इंडिया का डाटाबेस फरीदाबाद स्थित भारतीय जैविक डाटा केंद्र में रखा गया है। यह परियोजना बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से भारत की आनुवंशिक विविधता को समझने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके दोनों जो कथन दिए गए हैं ये दोनों कथन सही हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा सफलतापूर्वक किया गया स्क्रैमजेट ग्राउंड टेस्ट किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक। अगला क्वेश्चन है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे को भी पता होगा, यूकी भांकरी और एलेक्सी पोपिरिन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ियां विकसित की है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने की है। भारत की पहली स्वदेशी, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है, जिसने केवल 40 मिली सेकेंड विलंबता के साथ दुनिया की पहली रोबोटिक हृदय संबंधी टेली सर्जरी की है। तो यह की है SSI मंत्रा ने की है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा SSI मंत्रा ने। कौन सा अमेरिकी राज्य ग्रीन फिश नामक जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा जो हवाई है। भारत के किस प्राणी उद्यान में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने जल शोधन और सफाई के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी पहल शुरुआत की है। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है। दोस्तों फायरफ्लाई जो है हाल ही में चर्चा रहा था, और इसका आंसर हो जाएगा पिक्सेल। और हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो को PSLV C60 मिशन पर किए गए पादप वृद्धि प्रयोग क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनाया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रॉप्स का जो फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। हमारा अगला क्वेश्चन मिशन स्कॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया के पहले व्यावसायिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA उपग्रहों में से एक है, जिसे
रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स को उच्च सटीकता और आवृत्ति के साथ ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है दोस्तों। इस मिशन को दिगंतारा ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्ट 12 से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं की कमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सेना की केंद्रीय कमान लखनऊ में स्थित है, वायुसेना की प्रशिक्षण कमान बंगलौर में स्थित है और नौसेना की पूर्वी कमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा ऑप्शन है 1, 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। दोस्तों हमारा तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है दोस्तों। नौसेना की पूर्वी कमान जो है आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में नहीं है। और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, फुलरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। बकमिंस्टर फुलरीन फ्लोरीन का एक अपरूप है। दोस्तों हमारे ऑप्शन है 1, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए जो है सही है, क्योंकि एक जो है सही है। और इसका बात करें दूसरे तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है फ्लोरीन का अप्रूप नहीं है, ये दोस्तों कार्बन का अप्रूप है। और हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन 119 नंबर का होगा। ई गवर्नेंस के अंतर्गत अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों कौन सा कथन गलत बता रहा है, तो G2 सरकार से सरकार, दोस्तों ये सही है। G2C सरकार से नागरिक, ये भी सही है। G2B सरकार से नौकरशाह नहीं दोस्तों, ये गलत है। G2E ये भी गलत है। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है सी होगा। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा सी होगा, केवल 3 और 4। बात करें अगर इसमें जो G2B इसका जो सही मैचिंग होगा सरकार से व्यवसाय, यानी कि बी फॉर बिजनेस। और G2E इसका मतलब होगा सरकार से कर्मचारी, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर। भारत के जल संरक्षण प्रयासों के हिस्से के रूप में कैच द रेन अभियान किस व्यापक पहल के तहत शुरू किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मिशन अमृत सरोवर, अटल भूजल योजना या जल शक्ति अभियान। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अब दोस्तों देखिएगा ये बिहार से रिलेटेड ज़्यादातर आएगा, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। गया जी डैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। यह फल्गु नदी पर बनाया गया है ताकि नदी में वर्ष भर जल उपलब्ध रह सके। यह डैम फल्गु नदी की पारिस्थितिकी के संरक्षण में भी सहायक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। हमारा ऑप्शन डी है, केवल 1, 2 और 3। तो इसका आंसर दोस्तों आप भी कमेंट में देते रहिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य और अवस्थिति से इसको मैच कराना है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो इधर मैच करने के लिए दिया खगड़िया दिया है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय या बरेली झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में। दोस्तों इसका 2 ही मैचिंग सही है दोस्तों। ये हमारा पहला वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य सही है, पश्चिमी चंपारण में है, और एक हमारा है बरेली झील जो है वैशाली में है। दोस्तों इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। दोस्तों ये जो विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये भागलपुर में है, और ये रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये नवादा जिला में पड़ता है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है ये दरभंगा जिला में पड़ता है। दोस्तों इसको आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, जैसे मैं भी नोट्स ही बनाया हूँ। बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल की सीमा से लगे हैं? कटिहार, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। दोस्तों जो नेपाल से बिहार के राज्य हैं वो 7 जिले लगते हैं, और उन 7 जिलों का नाम पश्चिमी चंपारण है, सुपौल है, अररिया है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है और मधुबनी है। तो दोस्तों इस प्रकार देखते हैं इस आंसर में ऑप्शन में कौन कौन सा है। देखो पश्चिमी चंपारण भी लगता है, सुपौल भी लगता है, और किशनगंज भी लगता है, और अररिया भी लगता है। दोस्तों 1, 2, 3, 4
दोस्तों इन 4 के अलावा 3 और लगते हैं, पूर्वी चंपारण लगता है, सीतामढ़ी लगता है और मधुबनी लगता है। दोस्तों ये 7 जिले ही लगते हैं और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 और 5। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। बिहार का लिंगानुपात 981 है। शिवहर जिला बिहार का सबसे घनी आबादी वाला जिला है। किशनगंज जिला बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। दोस्तों केवल यही सही है, ये सही है और ये सही। शिवहर जिला बिहार का सबसे घनी आबादी वाला देश है। किशनगंज जो जिला है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसका शायद मेरे ख्याल से गोपालगंज पढ़ना चाहिए, देख लीजिएगा। और इसका जो बिहार का लिंगानुपात है जो 981 नहीं दोस्तों, 918 है। और जो बाल लिंगानुपात है वो 935 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? चूना पत्थर, रोहतास, मुंगेर, कैमूर, फेल्सपार, गया और जमुई, सेलखड़ी, नवादा, ग्रेफाइट, रोहतास, बांका और गया। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। दोस्तों ये सही है, चूना पत्थर जो है रोहतास, मुंगेर और कैमूर में मिलते हैं। फेल्सपार भी गया और जमुई में मिलता है। जो ग्रेफाइट है दोस्तों, ग्रेफाइट भी रोहतास, बांका और गया में मिलता है। दोस्तों सेलखड़ी जो है नवादा में नहीं सर, दोस्तों तो नवादा में नहीं, जमुई में पाया जाता है सेलखड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है 126 नंबर का। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाबोधि मंदिर बोध गया को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और नालंदा महाविहार को वर्ष 2012 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि नालंदा महाविहार को तो आप सबको पता होगा 2012 नहीं 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और इसमें पूछा गया है देख लीजिए हमारा कथन कौन सा सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित इसमें पूछा है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई थी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई थी, ये भी सही है। इन योजनाओं के अंतर्गत कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभांतरण के तहत दिए जाते हैं। दोस्तों ये गलत है, कक्षा 10 नहीं कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को। और वर्ष 2023-24 में 4.72 लाख विद्यार्थियों को साइकिल खरीद के लिए 141.58 करोड़ रुपए वितरित किए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? दोस्तों ये बिहार राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इसका आंसर हमारा जो है पूछेंगे तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। बिहार जो विधानमंडल उसमें राज्यपाल भी शामिल होते हैं, विधान परिषद भी शामिल होते हैं, विधान सभा भी। दोस्तों राष्ट्रपति नहीं होता, ये केंद्रीय विधानमंडल में होता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित है? सुरक्षित स्मारक पूछा गया और उसमें स्थल पूछा गया है। शेरशाह सूरी का मजार, दोस्तों ये सासाराम में पड़ता है, सही है। राजा विशालगढ़ का किला जो है ये सर गलत है दोस्तों, ये वैशाली में पड़ता है। पातालपुर गुफा जो है ये पत्थर घाटी में पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। मलिक इब्राहिम बाया का मजार बसाड़ में नहीं दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों ये जो है आपका, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। दोस्तों ये मलिक इब्राहिम बाया का मजार जो है बसाड़ में नहीं दोस्तों, बिहार शरीफ जो नालंदा में है वहाँ पड़ता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जाता है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की अनुशंसा पर, विधानसभा की अनुशंसा पर, संसद द्वारा। दोस्तों यह राज्य में विधान परिषद की संरचना के बारे में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसका आंसर विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा ही किया जाता है। खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये लिखा था। बकास्त भूमि की वापसी के लिए मुंगेर में किसके नेतृत्व में बकास्त आंदोलन चलाया गया था? बकास्त आंदोलन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं उनके द्वारा चलाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए पटना में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का गठन किया गया था? अली इमाम, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या शेख भिखारी? दोस्तों श्री कृष्ण सिंह जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस रहते हैं, इसकी वजह से इनको मत मार दीजिएगा दोस्तों, बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ये, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अली इमाम। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों पाल वंश का जो द्वितीय संस्थापक जो है महिपाल प्रथम को माना जाता है। अवंती पर विजय प्राप्त कर मगध का विस्तार करने वाला शासक निम्नलिखित में कौन सा? शिशुनाग, कालाशोक, बिंदुसार, अशोक? दोस्तों शिशुनाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रलय, इसको मिलाना है, इसका सही अर्थ क्या है? जो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित शब्द युग में से कौन से सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रलय, विवाह के दौरान लिया जाने वाला कर, हिरण्य, नगद में देय कर, विविध, चारागाह कर, बलि, एक प्रकार का धार्मिक कर। दोस्तों इसमें तीन तो हमारी ये तीनों सही है। हिरण्य जो है नगद कर बिल्कुल सही है, विविध जो है चारागाह बिल्कुल सही है, बलि जो है एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, लेकिन प्रणय जो है यह संकट के दौरान वाला एक लिया जाने वाला कर था, ये विवाह कर नहीं था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किस धर्म प्रचारक को यूनान भेजा था? दोस्तों यूनान जो है बहुत से कम लोग जानते हैं, लेकिन यूनान में जो है अशोक ने महारक्षित को भेजा था। दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद करिएगा, बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। दोस्तों इतना फैक्ट है दोस्तों, बिना याद किए थोड़ी याद होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नालंदा के बड़ा गांव स्थित नालंदा महाविहार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? दोस्तों नालंदा जो है इसका सर्वप्रथम पता जो है फ्रांसिस बुकानन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन किस संगति में हुआ था? प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति, चतुर्थ संगति? दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संगति। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा, राजकुमार शुक्ल एवं स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद एवं सरस्वती योगानंद, राजेंद्र प्रसाद एवं फूलन प्रसाद तिवारी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी कहते हैं, और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, देखिए मैंने बहुत से कम समय में ही आपको 140 क्वेश्चन करा दिए हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी साझा करिए। दोस्तों अगर आप अकेले इसको करेंगे सॉल्व तो कम से कम, जैसे मान लीजिए सॉल्व तो करेंगे 2 घंटे में, लेकिन अगर फिर इसका एनालाइज करेंगे तो आपको 1-2 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि अदर जानकारी पढ़ने में समय लगेगा। दोस्तों इसलिए मैं जैसे कराया हूँ कम समय में कराया हूँ और आपको जानकारी इकट्ठा एक जगह करके दे दिया हूँ। तो दोस्तों इस आपके लिए अगर लाभदायक लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों ये छोटी सी मुहिम है और मेरा ये छोटा सा प्रयास है, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, अपना ख्याल रखिएगा।